नमस्कार साथियों, मेरा नाम धीर झिंगरन है। मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन नाम की संस्था का संस्थापक और निदेशक हूँ। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में था और असम राज्य में शिक्षा सचिव था और सर्व शिक्षा अभियान का स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। मानव संसाधन मंत्रालय में कई वर्षों तक मैं निदेशक था। आज मैं आपके साथ प्रारंभिक भाषा शिक्षण के ऊपर बात करूंगा। आपको मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूं। तो मैंने जैसे आपको बताया, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन नाम की संस्था से मैं जुड़ा हूं। हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के ऊपर काम करते हैं और हमारा ये विश्वास है कि शिक्षा में भाषा जो की एक नींव जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ भी सीखने के लिए बच्चों को भाषा की एक बहुत ही सुदृढ़ नींव चाहिए। और जब बच्चे भाषा अच्छी तरह सीख जाते हैं, अच्छी तरह अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, पढ़ने में वो अच्छी तरह पढ़ते हैं धारा प्रवाह रूप से और समझते हैं और अपने आप को लेखन में भी अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो उनके लिए बाकी सब विषय भी सीखना आसान हो जाता है। हमारा ये मानना है कि भाषा सबसे सशक्त माध्यम है कुछ भी सीखने का। और ये आप लोग सब ये जानते ही होंगे कि सोचना, तर्क करना, अपने विचारों को व्यवस्थित करना, अभिव्यक्त कर पाना, निष्कर्ष निकाल पाना, विश्लेषण करना, ये सभी चीजें भाषा के माध्यम से होती हैं। और इन्हीं सभी चीजों को जुड़कर हम लोग कहते हैं कि ये शिक्षा है। सो ये मानना बहुत जरूरी है कि भाषा जो है एक बहुत ही जरूरी नींव है प्राथमिक कक्षाओं में और उसके बाद भी सीखने के लिए। तो आज जो विषय मैंने चुना है वो यह है कि प्रारंभिक भाषा और साक्षरता शिक्षण, इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत। ये आपके लिए एक नींव की तरह से रहेंगे कि शुरुआती कक्षाओं में, मैं कक्षा 1, 2, 3 की बात कर रहा हूं, वहां पर बच्चों को कैसे सुदृढ़ भाषा और साक्षरता के कौशल वो लोग अर्जित कर सकते हैं। तो इन मूलभूत सिद्धांतों को शुरू करते समय मैं इनको दो भागों में विभाजित करता हूं। एक है जो सीखने के सामान्य सिद्धांत, छोटे बच्चों को छोटी कक्षाओं में किस तरह से सिखाया जाए, कक्षा की सीखने की सिखाने की प्रक्रिया कैसी रहे, तो उसके कुछ सिद्धांत अभी आपके सामने हैं। ये मानना बहुत जरूरी है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों में बुनियादी कौशल विकसित हो सकते हैं। आरंभिक कक्षाओं में बुनियादी कौशल, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना या फिर शब्दों को पढ़ पाना, शब्दों को सही रूप से लिख पाना, यह है बुनियादी कौशल। पर साथ साथ में उच्च स्तरीय कौशल, सोचना, तर्क करना, रचना करना, इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हम एक और सिद्धांत की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं सीखने की जिम्मेदारी को धीरे धीरे बच्चों को सौंपना। और छठा है, सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ें। आज हम सभी सिद्धांतों की बात नहीं कर पाएंगे, पर इनमें से कुछ सिद्धांत को हम लेंगे। तो पहला जो हमने, इसके बाद मैं बात करूंगा भाषा शिक्षण से जुड़े कुछ सिद्धांत। शुरुआत में आपने देखा कि ये सीखने के सामान्य सिद्धांत हैं और कुछ भाषा सीखने के सिद्धांत हैं, जैसे मौखिक भाषा पढ़ने और लिखना सीखने की नींव है। दूसरा, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बातचीत के माध्यम से सीखना, वो शुरुआत में बातचीत एक बहुत ही जरूरी माध्यम है उनके सीखने के लिए। तीसरा यह कि बच्चों की जो घर की भाषा है उसको शिक्षण में स्थान मिले, बच्चों के संदर्भ और अनुभव को भी मिले, पर सबसे जरूरी है कि बच्चों की जो घर की भाषा, भाषा बच्चे बोलते हुए स्कूल में आते हैं, उनको स्थान मिले।
भाषा शिक्षण में एक संतुलित पद्धति अपनाई जाए, जिसकी मैं बात करूंगा। और पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को बहुत सारा अभ्यास चाहिए। और सातवां है, बुनियादी लेखन के साथ बच्चों को अपने शब्दों में कुछ लिखने का, रचना करने का मौका मिले। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला सिद्धांत जो मैंने कहा था, सीखने के सिद्धांत, उस पर बात करते हैं। यह मानना है, और ये बहुत जरूरी है, अगर आप लोग जब इसके बाद शिक्षक बनेंगे, स्कूल में जाएंगे, तो अपने आप में ये मानना, ये धारणा, ये मान्यता बहुत जरूरी है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। और उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से बच्चों को सीखने के बहुत सारे अवसर दें। जो बच्चे एक ऐसे परिवेश से आते हैं जहां पर घर पर बिल्कुल ही साक्षरता का परिवेश नहीं हो, उनको किस तरह से हम स्कूल में सहयोग दें, उनको सपोर्ट करें, जिससे कि वो पीछे नहीं रहें और सभी बच्चे बुनियादी कौशल हासिल कर पाएं। दूसरा, मैंने जो कहा था कि बुनियादी कौशलों के साथ उच्च स्तरीय कौशल भी विकसित करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, बच्चा पहले पढ़ना लिखना तो सीख ले, ठीक से बोलना सीख ले, उसके बाद हम लोग उसको सोचने और समझने की बात पर हम लोग आएंगे। पर यह भूल है। सोचने की, तर्क करने की शक्ति और विश्लेषण करने की शक्ति हमको बच्चे में शुरुआत से मौखिक भाषा के काम में हमको विकसित करनी चाहिए। क्योंकि हमारी कक्षाओं में, अगर आप जरूर जाते होंगे कक्षाओं में, तो आप देखते होंगे कि ज्यादातर काम एक यांत्रिकी स्तर का हो रहा है। बच्चे टीचर के पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, या फिर नकल कर रहे हैं, या फिर उनसे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें कि उनको सोचने के लिए कोई काम नहीं है। जैसे बिल्ली के कितने बच्चे थे। तो हमको ये करना है कि हमको शुरुआत से बच्चों को सोचने, तर्क करने, रचना करने के लिए हमको प्रोत्साहित करना है। ये आप जो अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि शाब्दिक या तथ्य आधारित, जैसे मैंने कहा बिल्ली के कितने बच्चे थे, ज्यादातर काम हमारी कक्षाओं में इसी स्तर पर चलता है। जो शिक्षक सवाल पूछते हैं, जिस तरह की अगर कोई पाठ पढ़ते हैं, तो सिर्फ इसी पर चर्चा होती है। पर यह बहुत जरूरी है कि हमको जो कौशल अर्थ निर्माण के हैं, निष्कर्ष निकालने के हैं, और उससे भी आगे सोचकर अपनी राय दे पाना, मूल्यांकन दे पाना कि ये मगरमच्छ और बंदर, इसमें से कौन ज्यादा चतुर था और क्यों। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को सिर्फ शाब्दिक स्तर पर या तथ्य आधारित प्रश्न और चर्चा नहीं करें। हम उनको शुरुआत से ही, कक्षा 1 से ही अर्थ निर्माण, निष्कर्ष निकालना और राय देने के काम में उनमें लगाएं उनको। ये चौथा सिद्धांत जो है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब कक्षा में हम काम करते हैं शिक्षक के हैसियत से, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कुछ चरणों से गुजरें बच्चों के साथ जब काम करें। शुरुआत में जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग, या शिक्षक करके दिखाते हैं, समझाते हैं, जैसे आप आदर्श वाचन करते हैं। उसके बाद है कि बच्चे काम करना शुरू करते हैं, पर शिक्षक के मार्गदर्शन में। वो समूह में बैठे हैं और उसके बाद शिक्षक उनके साथ, उनको देख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर कुछ कुछ काम बच्चे अपने आप शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चे छोटे समूह और जोड़ों में काम करते हैं। यहाँ भी शिक्षक का थोड़ा मार्गदर्शन रहता है, और फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इन चरणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि शिक्षक एक बार पाठ को पढ़ के सुना देते हैं और बच्चों से कहते हैं अब तुम पढ़ो। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि बच्चों को बीच में
सहयोग की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, छोटे छोटे समूहों में जहां वो एक दूसरे के साथ समझ सकें। तो ये चरण समझना बहुत जरूरी है। इनको कहा जाता है कि धीरे धीरे हम सीखने की जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे हैं। आप देखेंगे शुरुआत में पूरी शिक्षक की जिम्मेदारी है और फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अगर बच्चे सक्रिय रूप से नहीं जुड़ते हैं, और बच्चे क्यों, कोई भी, अगर हम लोग कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक हमारा उसके साथ सक्रिय जुड़ाव नहीं रहेगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और जो आप ये दाहिने हाथ पर एक चित्र देख रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि अगर शिक्षण का समय हम माने 1 घंटा है, जिस समय टीचर क्लासरूम में है, तो आप देखेंगे कि छोटा जो सर्कल है बीच में, सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम रहता है। ये मैंने खुद शोध करके 300 से अधिक कक्षों में देखा कि उसमें से लगभग 10 मिनट या 12 मिनट ही बच्चे, ज्यादातर बच्चे सक्रिय रूप से जुड़ पाते हैं जो उस समय कक्षा में काम हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि सक्रिय रूप से जुड़ना सीखने का आधार है। तो ये बहुत जरूरी है और इसलिए हमको ऐसे तरीके कक्षा में इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे कि बच्चे पूरी तरह सक्रिय रूप से जुड़ सके। ये मैंने पहले भी बताया था कि छोटे बच्चे जो उस समय पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, उनके उनके सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है बातचीत। वो बातचीत शिक्षक और बच्चों के बीच में भी होनी चाहिए और बच्चों के आपस में भी होनी चाहिए। पर क्या हमारे कक्षाओं में बातचीत होती है बहुत ज्यादा? मैंने अपने शोधों में देखा है और फिर हमने एलएलएफ के में भी बहुत शोध कार्य में देखा है कि कक्ष में एक तरह से चुप्पी की संस्कृति है। बच्चे बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं और शिक्षक अपनी तरफ से ज्यादा कहते हैं और बच्चों के बोलने के मौके बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ ये भी बात है कि विस्तारित बातचीत कैसे की जाए, ये बच्चों के लिए, ये शिक्षकों के लिए समझना भी बहुत कठिन होता है। किस तरह छोटे बच्चों को कक्षा में, चर्चा में इन्वॉल्व किया जाए। और इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे तरीके कि शिक्षक कुछ कम बोलें और बच्चे जब बोलें तो गौर से सुने उस बात को। जब बच्चों से प्रश्न पूछें तो खुले छोर के प्रश्न पूछें जिसमें बच्चों को सोचकर बोलने के मौके मिले। उसके बाद जब बच्चों को कोई पाठ हुआ है तो उनको अगर जोड़ों में और समूहों में विभाजित करेंगे, और इन छोटे समूहों में बच्चों को चर्चा के मौके ज्यादा मिल सकते हैं, उसके लिए भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अगर वो गलती करें तो उस गलती को सीखने का एक क्रम माना जाए और बच्चों को लगातार प्रोत्साहन दिया जाए। और बच्चों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजें, जैसे रेखा तुमने ये कहा था, इसको थोड़ा और विस्तार से बताओ, तुमने ऐसा कहा था, इसका क्या मतलब था। इस तरह से हम बच्चों को विस्तारित बातचीत में, वार्तालाप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया कि बच्चों की घर की भाषा का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोचना, समझना और उच्च स्तरीय काम हम उसी भाषा में कर सकते हैं जिसमें हमारी भाषा की पकड़ अच्छी हो। आज अगर आपको कहा जाए कि आपके साथ कक्षा में सिर्फ हिंदी में बातचीत होगी, सिर्फ हिंदी के ही पाठ पढ़े, सॉरी, अंग्रेजी में बातचीत होगी, अंग्रेजी की ही पाठ पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि हम सिर्फ उसको समझने में हमारा इतना ध्यान चला जाए कि हम सोचना, समझना और उच्च स्तरीय काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे लिए अंग्रेजी का काम है, वैसे ही बच्चों के लिए जो घर पे दूसरी भाषा बोलते हुए आते हैं, चाहे वो बुंदेली हो या बघेली हो, अवधी हो या ब्रज हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत में बच्चों की भाषा में काफी काम करें। उनकी अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर उनसे कहा जाए कि अब तुम सिर्फ मानक हिंदी में बात करोगे, तो फिर वो उनका बोलना बहुत कम हो जाएगा। साथ ही हम ये जानते हैं कि स्कूल की भाषा सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि
शुरुआत में उनकी भाषा का अगर प्रयोग हो तो फिर वो धीरे धीरे स्कूल की भाषा सीखना उनके लिए आसान होता है। बच्चों के आत्मविश्वास के लिए तो खैर ये बहुत ही जरूरी है। अगर उनको कहा जाए कि तुमको सिर्फ मानक हिंदी का इस्तेमाल करना है और वो उस समय नहीं बोल पाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बहुत टूट जाता है और उस समय वो बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं कक्षा में। और जैसा अभी हम लोग बात की कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ें, तो और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। हमको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बच्चे अच्छी तरह समझते हों। ये कुछ सिद्धांत मैंने बताए जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत हैं। अब हम कुछ सिद्धांत ऐसे इस पर बात करेंगे जो भाषा शिक्षण से जुड़े हों सीधे सीधे। पहला सिद्धांत यह है कि मौखिक भाषा का विकास पढ़ना और लिखना सीखने की नींव है। तो आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि जब मौखिक भाषा पर काम होता है, तो आप जैसे इस पेड़ के टहनियों में और पत्तियों में देख रहे हैं, उससे तर्क वितर्क करना, नई शब्दावली सीखना, अर्थ निर्माण कर पाना, विश्लेषण कर पाना, अर्थ समझना, ये सब संभव हो जाता है। और इन चीजों के होने से आगे का जो है काम, जो पढ़ना और लिखना सीखना ज्यादा आसान हो जाता है। ब्रिटन नाम के एक शिक्षाविद थे। उन्होंने ये कहा कि पढ़ना और लिखना बच्चों की बातचीत के समुद्र पर तैरता है। एक और मैं आपको न्यूरो साइंस, ब्रेन, हमारे मस्तिष्क पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं आजकल। वो एमआरआई भी कर कर देखते हैं। ब्रेन में ये देखा गया कि मस्तिष्क का वो पार्ट, वो भाग जो कि किसी भी सुनी हुई बात को या देखी हुई चीज को या पढ़ी हुई चीज को जहां पर विश्लेषण होता है, जहां पर उसको समझने का काम होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो एक ही है, चाहे वो बात सुनी गई हो या पढ़ी गई हो। तो मस्तिष्क के उस भाग को हमको विकसित करना है शुरुआत से ही। और वो विकसित कैसे हो सकता है छोटे बच्चों के लिए? मौखिक काम के साथ। अगर उनमें सुनकर समझने के कौशल शुरुआत से बहुत अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तो उसके बाद जब उनको आप वर्ण पहचान और मात्रा और शब्द पढ़ना सिखाएंगे, तो ये दोनों कौशल मिलकर पढ़कर समझना में परिवर्तित हो जाएंगे। नीचे आपने देखा लिखा है, सुनकर समझना और उसके साथ जब जुड़ता है शब्द पहचान के कौशल, तो पढ़कर समझना हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको शुरुआत से बच्चे में बहुत सारे मौखिक भाषा के कौशल, जिसमें कि अर्थ निर्माण, तर्क करना, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए मौखिक भाषा पे काम शुरुआत में बहुत जरूरी है। हमारी कक्षाओं में आप देखेंगे कई बार शिक्षक शुरू करते हैं क ख ग से 12 खड़ी से काम शुरू होता है कि अब पढ़ो और लिखो। पर जब तक ये नींव पक्की नहीं होगी मौखिक भाषा की, सुनकर समझने की, तब तक पढ़कर समझना सफल नहीं हो पाएगा। और यही मेरा प्रश्न है कि क्या मौखिक भाषा विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है हमारी कक्षाओं में? क्या उच्च स्तरीय काम होता है वहां पर? जैसे चित्र पर बातचीत, खुले छोर के प्रश्न पूछना, कहानी सुनाने के बाद जोड़ों में बच्चे बातचीत कर रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं, इस तरह का काम बहुत जरूरी है। अपने अनुभवों पर बात करना, अपने आप कहानी बनाना, बच्चे प्रश्न पूछें, इस तरह का काम हमारी कक्षाओं में बहुत जरूरी है। दूसरा सिद्धांत जो मैं आपके सामने बता रहा हूं वो यह है कि भाषा शिक्षण में संतुलित पद्धति अपनानी चाहिए। संतुलित से हमारा मतलब है जहां पर हम अर्थ निर्माण पर काम करें और साथ साथ जो बुनियादी कौशल हैं, वर्ण मात्रा जोड़ना, शब्द पढ़ पाना, दोनों पर काम साथ साथ हो। क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि पढ़कर समझना जो है वो दो चीजों को मिलकर बना है। एक तो है कि हम
शब्दों को पहचान पाएं, उच्चारित कर पाएं, वर्ण मात्राओं को जोड़कर कलम को देखकर कलम बोल पाए बहुत जल्दी जल्दी धारा प्रवाह रूप से। उसके लिए हमको हिज्जे कर करके नहीं पढ़ना पड़े, हम अच्छी तरह से उसको धारा प्रवाह रूप से शब्द को पढ़ पाएं और वाक्य को पढ़ पाएं। और दूसरा साथ में भाषा की समझ, शब्दावली, तर्क कर पाना, पूर्व ज्ञान होना, ये सब बहुत जरूरी। इन दोनों के गुणा होने के साथ ही पढ़कर समझना बनता है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि किसी भी भाषा कक्षा में काम हम सिर्फ शब्दों को पहचानना सिखाने का, वर्ण मात्राओं को और शब्द पढ़ने का, 12 खड़ी का ये काम नहीं करें। बहुत जरूरी है कि भाषा की समझ विकसित करने का काम, शब्दावली का, मौखिक भाषा का काम शुरुआत से होना चाहिए। और जब बच्चे पढ़ना शुरू करें तब हम अर्थ निर्माण का काम साथ में करें। तो संतुलित पद्धति कैसी है? जिसमें दोनों तरह का काम हो, शब्द पहचान पर भी काम हो और भाषा की एक गहन समझ बनाने पर भी काम हो। इन दोनों के बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। इस चित्र में भी यह दिखाया गया है कि भाषा की समझ और शब्द पहचान दोनों तरह के काम जब साथ साथ चलते हैं तो इसका ताना बाना बुनते हुए एक कुशल पाठक का निर्माण होता है। तो हम केवल डिकोडिंग पर या वर्णों को पहचानने और मात्रा के पहचानने पर काम नहीं करके हम तर्कशीलता, शब्दावली आदि पर भी काम करना बहुत जरूरी है शुरुआत से। और ये संतुलित पद्धति है, जिसको देखिए आप एक तराजू के रूप में यहां पर दिखाया गया है कि हम शब्द पहचान के कार्य हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है अर्थ केंद्रित कार्य जो समग्र भाषा से होता है। मतलब कहानी सुनाना, पढ़कर सुनाना, बातचीत करना, प्रश्न पूछना, ये इस पर काम अगर होगा तो हम कहेंगे कि संतुलित पद्धति का काम हो रहा है। और दूसरे तराजू में अगर आप देखते हैं कि मौखिक भाषा पर काम बहुत जरूरी है, बोलना, सुनना, अर्थ निर्माण करना मौखिक रूप से, और साथ में पढ़ने और लिखने का काम, इन दोनों में एक तरह से संतुलन होना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जिस संस्था के साथ मैं काम करता हूं, हम लोग एक 4 खंडीय रूपरेखा की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हर रोज कक्षा में इस 4 तरह का काम होना चाहिए। एक तो हो गया मौखिक भाषा विकास। दूसरा, आप नीचे देखेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग से मतलब है वर्णों और अक्षरों को पहचानना और उनको जोड़कर पढ़ पाना, शब्दों को तेज गति से पहचान कर उच्चारित कर पाना। तो ये 2 खंड हुए। दूसरा है पठन, मतलब पढ़ने का बहुत सारा अभ्यास और हर तरह की रणनीति इसमें पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पढ़ना, बच्चों को एक किताब तभी देनी चाहिए जब बच्चे पूरी तरह से वर्ण और अक्षर और मात्रा पहचानना सीख लें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको शुरुआत से ही बच्चों को किताबों को उलटने पुलटने की, उनसे दोस्ती करने के लिए हमको मौके देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास घर पे किताबें नहीं होती है और शुरुआत में वो पढ़ने का एक तरह से अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। वो भी एक बहुत जरूरी चरण है पढ़ना सीखने का, उसके भी मौके देने चाहिए। और लेखन, जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत होती है आड़ी टेढ़ी रेखाओं से, फिर उसके बाद वर्णों अक्षरों के साथ और फिर रचनात्मक लेखन। ये चारों तरह के काम हर रोज भाषा की कक्षा में होने चाहिए। ये समझना जरूरी है, क्या हमारी कक्षा में जो मैंने बताया वर्ण, अक्षर और शब्द पढ़ने पर ज्यादा काम होता है, मौखिक भाषा पर और रचनात्मक लेखन पे शायद कम काम होता है? अगली बार जब आप क्लासरूम जाएंगे अपने प्रैक्टिकम के लिए, अपनी क्लासरूम कक्षाओं को देखने के लिए, तो ये जरूर देखिएगा। आप समय नोट कर सकते हैं कि एक 40 मिनट की क्लास में, भाषा की क्लास में, कक्षा 1, 2, 3 में कितना समय मौखिक भाषा पे काम हुआ, कितना समय बच्चों को पढ़ने के मौके दिए गए, कितना समय वर्ण, अक्षर और शब्द जोड़ने का, और कितने समय बच्चों को कुछ लिखने का, अपने मन से लिखने का के मौके दिए गए, कितना समय इसको दिया गया, इसको जरूर देखिएगा। इस पर समय नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता हूं। एक और सिद्धांत जो भाषा सीखने का मैं इस पर इस समय कहना चाहता हूं कि
हमारी कक्षाओं में बहुत समय देखा जाता है कि टीचर आदर्श पठन कर देते हैं और उसके बाद बच्चों को कहते हैं पढ़ें। पर जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत में बच्चों को मार्गदर्शन में पढ़ने के लिए छोटे समूहों में, जोड़ों में, और कैसे पाठ होने चाहिए, सरल पाठ। कई बार आप पाठ्य पुस्तक के पाठ देखें तो वो इस स्तर के होते हैं कि बच्चे अभी उस स्तर पे पढ़ नहीं रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे सरल पाठ जिसमें कोई चित्र बने हों और बहुत ही सरल शब्दावली हो उसमें, जिसमें कि बच्चों बहुत सारा अभ्यास कर सके पढ़ने का। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चे प्रवाहपूर्ण पठन तभी कर पाएंगे जब वो उनको छोटे छोटे पाठों को पढ़ने का बहुत सारा अभ्यास रोज दिया जाए। हम अगर अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रख देते हैं, जैसे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे संयुक्ताक्षरों पे बहुत जोर है और पाठ बनाया गया है कई बार संयुक्ताक्षर को सिखाने के लिए, तो वो पाठ बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हमको बच्चों के लिए छोटे छोटे अनुच्छेद, 3 वाक्य के, 4 वाक्य के, 5 वाक्य के, 50 शब्दों की कहानी जिसमें एक छोटा सा चित्र हो, इस तरह के सरल और रुचिपूर्ण पाठ देने पड़ेंगे जिससे कि बच्चों का अभ्यास हो। बच्चे वर्ण मात्रा सीख रहे हैं, पर उसके बाद जब तक उनको इस तरह के पाठ नहीं मिलेंगे वो सीधे पाठ्य पुस्तक के पाठ पर नहीं आ पाएंगे। और कई राज्यों में ये बहुत बड़ा गैप है कि और इसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमको एक पुल बनाना है कि धीरे धीरे बच्चों को छोटे छोटे वाक्य और अनुच्छेद मिले पढ़ने के लिए, बहुत सारा पढ़ने का अभ्यास हो। तो जैसे मैंने बताया, इसके लिए रणनीतियां हों कि शिक्षक पहले पढ़ के सुनाएं, शिक्षक और बच्चे साथ साथ पढ़ें, बच्चे समूहों में शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें, फिर जोड़ों में पढ़ें और फिर स्वतंत्र रूप से पढ़ें। ये चरणों के द्वारा गुजरना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी सरल और सरलीकृत पठन सामग्री, रीडिंग कार्ड हुए, छोटी छोटी कहानियां, सचित्र कहानियां, वो बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं होंगी तो बच्चे कभी भी पढ़ने में उनका रुचि भी नहीं होगी और पढ़ने के लिए उनके पास पढ़ने लायक छोटे छोटे टेक्स्ट भी नहीं होंगे। ये आखिरी मेरा पॉइंट है जो मैंने पहले भी कहा था कि बुनियादी लेखन के कौशल, अक्षर और मात्राओं को सही आकृति बनाना, एक तरह से सही तरह से शब्द लिख पाना, पूर्ण विराम बनाना, ये बुनियादी लेखन कौशल बहुत जरूरी हैं। पर साथ साथ अपने आप अपने शब्दों में लिख पाना, रचना कर पाना, सोचकर क्या लिखना है उसको क्रमबद्ध तरीके से सोचकर लिख पाना, ये वाले जो उच्च स्तरीय कौशल हैं ये भी बहुत जरूरी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी अगर आप कोई चीज लिखना शुरू करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, मैं पहले क्या लिखूं, इसका दूसरे से क्या संबंध है, मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊं, शुरुआत क्या होगा, अंत क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को शुरुआत से कहते हैं कि पहले ये लिखना सीख तो ले, उसके बाद अपने शब्दों में लिखेगा। पर शुरुआत से ही हमको ये रचना करना, अपने शब्दों में लिखना, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में बच्चे अपने आप लिखेंगे, सही गलत लिखेंगे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनको ये अभ्यास हो कि मुझे अपने शब्दों में लिखना है और अपने आप लिखना है। शुरुआत में वो सिर्फ वो चित्र बना सकते हैं, हो सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने शब्दों में लिखेंगे, पर इसका अभ्यास शुरुआत से ही होना चाहिए। तो अभी मेरे पास, मैंने सोचा कि इन सिद्धांतों के बारे में आपसे इस समय बात करूंगा। और हाँ, जरूर है, इस समय प्रश्नों का समय नहीं है और प्रश्न पूछे भी नहीं जा सकते। तो यही मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, यूपीएससीईआरटी को बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इस समय जब आपकी क्लासेस बंद हैं तब भी आप लोग सक्रिय रूप से किसी न किसी रूप में जो आपका पाठ्यक्रम है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।